प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व श्रम मंत्री जी को मैंने जयपुर में ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में श्रमिकों से जुड़े हुए मुद्दे थे, क्योंकि पिछली सरकार में जब टीकाराम जी जूली स्वयं श्रम मंत्री थे, उनके कार्यकाल में बड़े ऐतिहासिक मजदूरों के काम हुए, जो विशेष करके निर्माण श्रमिक, जो BOCW बोर्ड बना हुआ जिससे प्रदेश के जनता से सेस लिया जाता है और वो जनता का पैसा से मजदूरों का श्रम कल्याण किया जाता है। और उसके आधार पर पिछली सरकारों की जो योजनाएं थी मजदूरों को राहत देने की, उसमें शुभ शक्ति हो, मृत्यु सहायता हो, प्रसूति लाभ हो, छात्रवृत्ति हो, दुर्घटना वगैरह कई ऐसी योजनाएं थी जिससे लाभान्वित हो रहे थे। अब ये सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी के पास स्वयं श्रम विभाग है। विडंबना ये है कि श्रम मंत्री भी मुख्यमंत्री जी है और मुख्यमंत्री जी स्वयं राजस्थान के मालिक है। उसके बावजूद विभाग की ये हालत है कि कोई धनी दूरी नहीं है, अधिकारियों की कमी है। अब उदयपुर में 2 दिन अधिकारी बैठते हैं, 2 दिन भरतपुर बैठते हैं, 1 दिन बूंदी बैठते हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि मजदूर भटकते फिर रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैंने वो ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि भाई शुभ शक्ति योजना के लिए जो बंद पड़ी है उसको वापस चालू करो, उन गरीब बच्चों की शादी हुई है उनको लाभ मिले, और जो बच्चों की पढ़ाई की जो छात्रवृत्ति का पैसा, शिक्षा का ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि राजस्थान में हमारी सरकार शिक्षा के लिए ये कर रही, क्या कर रही शिक्षा के लिए? जो शेष का पैसा सरकार का तो 1 रुपया ही नहीं है, शेष से कलेक्ट हुआ पैसा, उनको मार्च 25 के बाद उन बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिली। जो गरीब बच्चे हैं, मेरे पास चारों तरफ प्रदेश से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं। और ऐसे हालात में जो मृत्यु सहायता, अरे मृत्यु सहायता जैसे में इंसान के घर में इंसान चला जाता है, उसके पर मौके पर आप उस पैसे को समय पे नहीं दे रहे हो, जबकि उस पैसे के मालिक आप नहीं हो। ये पब्लिक का पैसा है, 10 लाख से ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ, उस पर सेस लिया गया, उस सेस से 1 करोड़ रुपया आपके पास जमा हुए, उसके मालिक बन के आप बैठे हो। पैसा जनता का है और जनता का पैसा गरीब मजदूरों के कल्याण के लिए लागू देना है, उसको आप नहीं दे पा रहे हैं। दुर्भाग्य, विडंबना है कि इस तरीके से श्रम विभाग की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। मैं मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया, मैंने श्रम मंत्री जी पूर्व टीकाराम जी जूली जी को निवेदन किया, ये मुद्दे विधानसभा में उठाइए, क्यों गरीब मजदूर आज राजस्थान का त्राहिमाम कर रहा है। और इसी तरीके से आप देखिए, चाहे इन सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, बिल्डिंगों के जर्जर होने से बच्चों की पढ़ाई को रोक दिया गया, स्कूलों में उन स्कूलों को बाहर निकाल दिया बच्चों को, अब बैठने की जगह नहीं है। मेरे पास स्वयं हमारे कार्यालय के पास में ऑफिस के लिए उनका स्कूल बंद हुआ तो मेरे पास आए कि साहब आपके ऑफिस में हमें थोड़े दिन बच्चों को पढ़ने दीजिए। मैंने कहा मैंने खोल दिया, उनके लिए बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज ऐसी हालत में जब आप सरकार जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है कि हम 3500 करोड़ रुपए का राजस्थान में वो करने जा रहे हैं, सेंटर बनाने जा रहे हैं, एक्सीलेंस सेंटर। अरे भाई, ये पैसे तो आप स्कूलों की मरम्मत में दो, उन हमारे जो राजस्थान के बच्चों की पढ़ाई के लिए ये एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बजाय तो आपको इन विद्यालयों की मरम्मत में ये पैसा लगा दो जो बहुत ज़रूरत है। ये एक्सीलेंस सेंटर तो बाद में बनाना, जब आपके पास सरप्लस पैसा हो उस समय। अभी आपके पास सरप्लस पैसा नहीं है ना, आपके पास नहीं है तो पहले विद्यालय चलने चाहिए, विद्यालयों पे ध्यान दीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सभी अलग अलग डबली बजा रहे, MLA खुद परेशान हो रहे, भारतीय जनता पार्टी के MLA कई जगह धरने पे बैठ रहे हैं। कई हालत ऐसी मंत्री की आपस में बन नहीं रही, तालमेल नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी अब देव दर्शन कर रहे हैं भगवान की पूजा पाठ में। भगवान की पूजा पाठ मैं भी करता हूँ, देव दर्शन मैं भी करता हूँ,
लेकिन ये जनता का दर्शन करके जनता की सेवा करने के लिए जनादेश जनता ने दिया है 5 साल के लिए। तो आप 5 साल के लिए देवी दर्शन करो, तीर्थ यात्रा करो, अच्छे घूमो फिरो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता आप जनता की सेवा और जनता के जो जुड़े हुई समस्याओं के मुद्दों पे समाधान करो। आज पानी की वजह से चारों तरफ बाढ़ के हालात हो रहे हैं, पानी भरा हुआ, सड़कों पे निकलने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है, कच्चे मकानों में पानी घुस गया, उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई जाके उनको पूछने वाला नहीं है। ऐसे हालात राजस्थान में पहले कभी नहीं बने थे जो अभी बने हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप इस वक्त तत्काल आप संज्ञान लेते हुए जो हमारे निर्माण श्रमिकों के साथ साथ हमारी जो पिछली सरकार में जो गहलोत साहब ने गीग वर्कर के लिए अलग से पृथक बोर्ड बनाने की घोषणा की थी, हमारे खदान मजदूरों के लिए अलग से बोर्ड बनाने की घोषणा की थी, डोमेस्टिक वर्कर के लिए अलग से बोर्ड, हमालों के लिए बोर्ड बनाने की जो पहल की थी, मुझे विश्वास है कि आप जब डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आपने जनता को कहा कि अशोक गहलोत की तो सिंगल इंजन है, वो क्या करेंगे। मेरे पास तो डबल इंजन है, दिल्ली में भी है और यहाँ पर भी, तो हम डबल सुविधाएं देंगे। तो हम तो चाहते हैं कि आप 5 बोर्ड नहीं 10 बोर्ड बनाओ, तब हम मानेंगे कि आपके पास डबल इंजन की सरकार है। बाकी जो पिछली सरकार की मिलती हुई सुविधा है वो बंद हो गई। आप सनातन के नाम पे बात करते हैं, ये काली बाई का पढ़ाई में से नाम किसने हटाया। हल्दी घाटी के युद्ध में यहाँ पर हल्दी घाटी की युद्ध में प्रताप की पराजय किसने बताई। आपने मराठाओं का मेवाड़ पे शासन बता दिया। ये क्या हो रहा है। पुस्तकों में ऐसा विषय लाकर हमारे मूल जो भावना है और हमारे जो इतिहास के सत्य पे आधारित जो इतिहास लिखा गया उनके तथ्यों को हटा दिया गया। ये काली बाई का जो आदिवासी बालिका ने जो एक बलिदान दिया उसका पाठ हटा दिया आप। ये नहीं चलेगा। इस तरीके से अगर आप सुशासन के नाम पर, ये सुशासन नहीं है, ये आपके जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, आपके अधीन जो अधिकारी है, जो आपको सही तथ्यों से वाकिफ नहीं करा रहे या आप खुद को समय नहीं मिल पा रहा। हम तो अभी भी आपसे निवेदन करते हैं कि आपको 5 साल के लिए जनता ने कुर्सी पे बिठाया है, तो जनता की आवाज़ सुनिए, लोगों के दुख दर्द को सुनिए। इतने अपराध हो रहे हैं, हर दिन अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था कुछ है नहीं, हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं एक राजस्थान का, प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन तत्काल मेरी भावनाओं को संज्ञान में लेते हुए, वैसे मैंने ज्ञापन आपको मेल के द्वारा भिजवाया है, मुझे विश्वास है कि इस पर आप अवश्य ही संज्ञान लेते हुए श्रमिकों को राहत प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय इंटर। जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। श्रम विभाग में कई तरह के लोगों को ठगे जा रहे हैं, योजनाओं के नाम पे ठगे जा रहे हैं और ऐसी धांधली चल रही है कि लोगों को कह रहे हैं आपकी मैं पास करा दूंगा, फ्रॉड फोन आ रहे हैं, क्योंकि पूरी योजनाओं को भी नंगा कर दिया है, पूरी सामने दिख रही है। यही बात मैं कहना चाहता था कि जिस तरीके से मैंने कहा कि श्रम विभाग में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है कि अभी लग ही नहीं रहा श्रम विभाग चल रहा हो, और जो श्रम विभाग में खुली लूट खसोट का एक खुला दरबार लग गया है, और उसका कारण ये है कि कोई श्रम मंत्री पृथक से कोई देख नहीं रहा है। जब तक कैबिनेट में आप किसी को मंत्री बना के इस विभाग को नहीं सौंपेंगे तो इसका कोई धनी दोरी नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास स्वयं के पास विभाग है, उनके पास समय नहीं है, वो इस एक गरीब मजदूरों के विभाग को कौन देखे। वो तो राजस्थान रिसर्जेंट के नाम से उद्योगपतियों के बीच में बड़े बड़े धनाढ्य और बड़े बड़े लोगों के बीच में वो ध्यान दे रहे हैं, गरीब मजदूर की तरफ उनकी नज़र नहीं पड़ी। अभी दूसरा साल होने जा रहा है सरकार का, तो हम तो यही मांग करेंगे कि कैबिनेट विस्तार में किसी सही व्यक्ति को श्रम मंत्रालय का काम सौंपे, ताकि ये जो काम रुका हुआ वो गतिशीलता पकड़े और ईमानदारी से काम होवे और ये जो लूट खसोट का व्यापार बंद हो जाए। जब बोर्ड गठित हुआ था तब आप मौजूद थे, क्या सपने देखे थे आपने? पहली बार राजस्थान सरकार में जो भी ये बोर्ड का गठन किया अशोक जी गहलोत ने, और मुझ जैसे एक मजदूर को मंत्री बनाया, तो मैंने उस बोर्ड के कार्यकाल को, मुझे हालांकि अल्प समय मिला, लेकिन मैंने प्रदेश के सभी जिलों में मैं स्वयं गया हूँ,
मैंने श्रमिकों की चौपाल लगवाई, जन सुनवाई की, मजदूरों के जो ज्ञापन आए उस पर मैंने श्रम मंत्री टीकाराम जी जूली हो चाहे सुखराम जी बिश्नोई के साथ बैठकर उनका निस्तारण किया। उसके साथ साथ हम जब हमारी सरकार जाने के पश्चात हम करोड़ों रुपया उनको कोष में BOCW को सौंप के आए, और वो सरकार आने के बाद अभी भी वो पैसा बढ़ता जा रहा है लेकिन वितरण नहीं हो पा रहा, मजदूरों को राहत नहीं मिल पा रही है। उसके अलावा जो बोर्ड के लिए बैठने की जगह नहीं थी, तो जयपुर में हमने श्रम कल्याण बोर्ड का गठन के साथ साथ ही हमने नया भवन का निर्माण कराया। जयपुर में प्राइम लोकेशन सिविल लाइंस में मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके जो राजस्थान के बाहर से जो आने वाले राजधानी में मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर जो 2-3 हज़ार रुपये किराए के होटलों में नहीं ठहर सकते, उनके लिए एक श्रम कल्याण केंद्र बनवाया 2 मंजिला, जिसमें मजदूरों को ठहरने के लिए डॉर्मेंट्री भी है और रूम भी है और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। तो ये सुविधा मैंने मेरे कार्यकाल में करवाने का प्रयास किया, और अगर ये सरकार रिपीट हो जाती तो मेरा एक सपना था कि हर ज़िले में जैसे किसान भवन बना हुआ वैसे श्रम भवन बनाने की मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि किसान और मजदूर ये भारत के बहुत महत्वपूर्ण दोनों हमारे उत्पादन करता और हमारे निर्माण करता है, तो इनके लिए जैसे किसान भवन है वैसे मजदूरों का मजदूर भवन बनेगा, और हर जिला मुख्यालय पर मजदूर भवन में सारी वो सुविधाएं मिलेगी ताकि मजदूर अपने कहीं से भी गंतव्य स्थान से आए वो वहाँ पर ठहर सकता है, उसको वाजिब पैसे में खाना मिले, उसको चाय नाश्ता मिले, और उसकी समस्याओं का निदान और निराकरण करने के लिए एक अधिकारी वहाँ बैठेगा। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं आने की वजह से ये सपना हमारा अधूरा रह गया। अब जब कभी प्रदेश की जनता दोबारा हमारी सरकार बनाकर मौका देगी और मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ये ड्रीम प्रोजेक्ट कभी पूरा करूंगा। जैसे आपने देखा ही है कि उदयपुर में जब मैं ESI रीजनल बोर्ड का जो सदस्य बना था तो मैंने एक सपना देखा था कि मेरे मजदूरों के लिए मैं बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाऊं, तो मैंने ESI का हॉस्पिटल जो उदयपुर में बनवाया। आज आप वो देखिए राजस्थान में उसका एक मॉडल है, उसको एक हेरिटेज लुक में हमने बनवाया, क्योंकि 100 करोड़ रुपया से हमने वो बनवाया ESI में। मैं आज वहाँ पर रीजनल बोर्ड का सदस्य हूँ विगत कई वर्षों से, तो वो मजदूरों का काम भी मैंने किया। ऐसे ही ये मजदूरों के लिए किसान भवन की तर्ज पे मैं मजदूर भवन बनाना चाहता हूँ। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर भी रिको का इंडस्ट्रीज एरिया है वहाँ मजदूर का रेस्ट हाउस बने, ताकि मजदूर ड्यूटी से जाने के पहले और ड्यूटी के छूटने के बाद रात को बहुत लेट तक अपने गाँवों में या दूर तक नहीं जा सकते, खतरा हो तो वो रात को वहीं मजदूर रुक जाए, और जो रात की ड्यूटी में जाने वाले वो पहले चले जाए दिन में, और वहाँ पहुँचकर वो रेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर टीवी वगैरह लगी हो, वहाँ पर सारी व्यवस्था हो ताकि वो ठहर सके और अपनी ड्यूटी पे समय पे पहुँच सके। ऐसे हमने कई उदाहरण हमने गहलोत साहब के समक्ष रखे थे, और मुझे विश्वास था कि अगर दूसरा कार्यकाल हमें मिलता तो ये दोनों चीज़ हम साकार करते, और आने वाले समय में सरकार हमारी बनेगी तो ये साकार करेंगे। उसके पहले भी मैं मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय भजन लाल जी से आग्रह करूँगा कि वो इसमें विचार करें, और हमने ये जो ज्ञापन दिए और हमने जो हमारी पुरानी गहलोत साहब की योजनाएं है खान श्रमिकों के लिए, आज सिल्कोसिस जैसी बीमारी से पीड़ित मजदूरों के लिए, उनके लिए खान श्रमिक बोर्ड बनाने का वो काम है, ये सब करना चाहिए ताकि मजदूरों को उसका वाजिब हक मिल सके। एक ई श्रम कार्ड लेके आए, आप क्या समझ पाए अभी तक ई श्रम को? ई श्रम कार्ड लेके आना बहुत अच्छा, मैं साधुवाद देता हूँ सरकार को, केंद्र की सरकार ने, ताकि इसके माध्यम से कुछ मजदूर को मिले या ना मिले, लेकिन एक पूरा नेशनल लेवल पे मजदूरों की एक गणना हो रही है कि उस ई श्रम कार्ड के माध्यम से श्रमिकों का पूरे देश में एक पोर्टल पे एक उसका बायोडेटा जा रहा है कि ये मजदूर कहाँ का रहने वाला और कहाँ काम कर रहा है। और ये इसलिए बनाने की बात उठी थी, जब आपको ध्यान हो कोरोना काल में जब
हजारों मजदूर पैदल बॉम्बे से दिल्ली से पैदल पैदल अपने गांव गए, उनके पैसा नहीं था जेब में, और तब राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने स्पेशल ट्रेनें लगाई, बसें लगाई, उनको गंतव्य पे पहुंचाया। तब हम लोगों ने, मजदूरों ने ये आवाज़ उठाई कि जब राजस्थान की सरकार ये सुविधा दे सकती तो आप क्यों नहीं दे सकते हो? जो अपना घर बार छोड़कर आपके देश के विकास में, प्रदेश के विकास में अपना परिवार और घर छोड़ के आए हैं, उन मजदूरों के लिए कोई दड़ी दोरी नहीं है। उनका पोर्टल होना चाहिए, उनके पास सारी जानकारी होनी चाहिए कि कौन संगठित क्षेत्र में, कौन असंगठित क्षेत्र में, और कहाँ काम कर रहा है और कहाँ रहने वाला है, और उसको सारी सुविधाएं, चाहे अपना स्टेट हो चाहे प्रवासी हो, सबको लाभ मिलने के लिए सरकार उसके लिए व्यवस्था करे। तब जाकर इन्होंने ई श्रम पोर्टल की एक शुरुआत की, लेकिन ये खाना पूर्ति अभी उसको कोई मजदूर को रिलीफ नहीं मिल रहा है, उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। केवल वो पंजीयन कराकर एक कार्ड लेके वो जेब में घूम रहे, उसको कोई बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो इस काम को क्या 100 साल तक करते रहेंगे क्या? अब ये तो मोदी जी की सरकार है, वो कहते हैं सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अब विकास तो अडानी और अंबानी का हो रहा है, मजदूरों का तो विकास कोई नज़र नहीं आ रहा है। इस कार्ड में मरने पे ही पैसा है, मरो तो ही एक, हाँ, उनसे दुर्घटना पे, मृत्यु होने पर पैसा मिलता है। जिंदा रहने पे क्या है? तो ये वही तो कह रहा हूँ ना कि वो जो आमूल चूल परिवर्तन करके आदमी के, जैसे गहलोत साहब ने बनाई थी, जन्म से परण मरण, इलाज, शिक्षा, तो उन्होंने जन्म से बच्चों को, फिर उसकी शिक्षा, फिर उसकी शादी, फिर उसकी रोजगार के बाद उसको मेडिकल सुविधा, चिरंजीवी, और उसके बाद फिर उसके दुर्घटना होने पे, अंग भंग पे पैसा, पूर्ण देहांत तो हो जाता, मर जाता तो पूर्ण मृत्यु मुआवजा, ये सारी योजना बने। इन्होंने केवल एक्सीडेंट का डाल दिया, को मर जाए तो मुआवजा मिले, और उसको जिंदा रहने के लिए रोटी की क्या व्यवस्था, उसको जिंदा रहने के लिए कपड़े की क्या व्यवस्था, उसको जिंदा रहने के लिए दवाई की क्या व्यवस्था, उसको जिंदा रहने के लिए मकान की क्या व्यवस्था, ये सारी चीज़ों की कमी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मजदूरों के आमूल-चूल परिवर्तन कानूनों में करने जा रहे हो। अरे श्रम कानून 44 बने हुए, जो सरकारों के साथ हमने मजदूरों ने लड़ के बनवाए, आप उन कानूनों को हटा रहे हैं और 4 कानून लेके आ रहे हो, और वो 4 कानून भी उद्योगपतियों के पक्ष में। 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे हो जाएगी, और जो फैक्ट्री एक्ट लगा हुआ है, आईटी एक्ट, वो आज 100 आदमी पे वो 300 पे लगा रहे हो। आप सारी जब हड़ताल करने पे प्रतिबंध लग जाएगा, स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और आज जो ट्रेड यूनियन लीडर जो बाहर का आदमी उस इंडस्ट्री में लीडरशिप नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही कि भारत का श्रम कानून खत्म हो जाए, श्रम आंदोलन खत्म हो जाए, और पूंजीवाद इस देश में बढ़ता जाए, और अडानी अंबानी का साम्राज्य इस देश में हो जाए।